तो पिछली दफ़ा हमने जो एनएलपी है उसकी जो बेसिक डेफिनेशन है उस पे बात की थी और उसकी जो प्रीसपोजिशंस हैं, उसके जो प्रिंसिपल्स हैं और प्लस उसकी जो टेक्निक्स हैं उन पे कुछ थोड़ी बहुत बात हुई थी। और उसके अलावा हम बात जो लास्ट मेरा क्वेश्चन था सर से जिस जो इनको सुनाई नहीं दिया था और शायद इनको सुनाई दिया था लेकिन मेरी तरफ से कुछ इश्यू हो गया था। वो क्वेश्चन ये था कि एक ही जो वालिद हैं उसके 2 बेटे होते हैं और एक बेटा जो होता है उनके बचपन के हालात और एजुकेशन और बाकी काफ़ी सारे मामलात जो हैं वो एक जैसे ही होते हैं। लेकिन जो प्रैक्टिकल लाइफ़ होती है उसमें एक बेटा जो होता है वो बहुत ही कामयाब हो जाता है जबकि दूसरा कामयाब नहीं होता। तो इसको हम एनएलपी की मदद से और जो बाकी चीज़ें जिस तरह एनएलपी की मदद से इसको हम कैसे समझ सकते हैं, ये मेरा क्वेश्चन था। जी बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चन है। सबसे पहली बात यह है कि इन्वायरमेंट जो होता है ना, वो एक हो, एक ही घर में दो बच्चे हैं, उनमें से एक कामयाब और दूसरा नाकाम क्यों हो जाता है, आपके सवाल को मैं समझ गया हूं। अब देखें, उसमें बड़ी बात यह है कि एक ही माहौल हमें लग रहा है, लेकिन उसी एक माहौल में जो फर्क आ रहा है वो मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहूंगा, बताना चाहूंगा, जिससे ये बात क्लियर होगी। पहले नंबर पे ये है कि जब एक ही माँ बाप के दो बच्चों में से एक के सामने दूसरे बच्चे को माँ या बाप उठा के प्यार करने लगता है, इट्स नॉट द सेम इन्वायरमेंट एनी मोर। तो घर के अंदर ही जब एक को थोड़ा सा ज्यादा मिलता है प्यार, दूसरे को थोड़ा कम, तो ये बहुत बड़ी जो है तब्दीली आती है किसी भी माइंड में, जो ये परसीव कर लेता है कि मुझसे कम प्यार किया जा रहा है। उससे सेल्फ स्टीम जो बन रही होती है वो किसी की मजबूत बन रही होती है और किसी की कम मजबूत, कमजोर। अच्छा, एक तो ये हो गया कि एक ही घर में बच्चों से प्यार करना मुख्तलिफ होता है, बच्चों को अहमियत मुख्तलिफ अंदाज में दी जाती है, कंपैरिजन करके आप बच्चे का जो सेल्फ स्टीम है उस पर आप वार कर रहे होते हैं। एक इस अंदाज से बात है। दूसरा जो है ना, एक लॉजिकल लेवल्स मॉडल है एनएलपी में पढ़ाया जाता है, उसमें इन्वायरमेंट जो है वो कहीं नीचे आता है। एनवायरमेंटल जो पोजीशन है उसकी इतनी अहमियत नहीं होती कि किसी का जो माहौल है वो कितना अच्छा है या बुरा है। उससे ऊपर जो कैटेगरी होती है ना, सबसे ऊपर वो आइडेंटिटी होती है। अगर दो चार बच्चे एक ही माहौल में रह रहे हैं, एक बच्चे को कोई ऐसा उस्ताद मिल जाता है जो उसकी शनाख्त को बदल देता है, उसकी आइडेंटिटी को बदल देता है, उसको बताता है, क्योंकि छोटी उम्र में जो बताया जाता है उस पर यकीन किया जाता है और यही ऐसे ही चलता है। क्योंकि जिसको आप स्टूपिड बार बार बताते हैं, आप स्टूपिड हो, आप कमतर हो, आप फजूल हो, ये बराह रास्त कह के या इनडायरेक्टली उसको महसूस करवा के, अपने बिहेवियर से, अपने बर्ताव से, किसी भी तरह से जब आप किसी को परसीव करवाते हैं या डायरेक्टली बताते हैं कि तुम कमतर हो, अपने भाई से, अपनी बहन से, या जो भी कंपैरिजन चलता है, तो उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। इससे भी ज्यादा जब आप आइडेंटिटी बनाते हैं ना, जब आप कहते हैं ना तुम कमतर हो, तुम फजूल हो, ये बन रही आइडेंटिटी। अब उसी एनवायरमेंट के बच्चे को जो एक जैसी आइडेंटिटी जिनको मिल रही है, आगे जाके एक उस्ताद मिल जाता है जो उसकी सोच बदल देता है, जो उसको बताता है कि तुम में बड़ा टैलेंट है। या उसी गंदे माहौल में, खराब माहौल में से एक बच्चे की वालदा उसको रोज रात को या दिन को जब टाइम मिलता है उसको बताती है कि तुम सब कुछ कर सकते हो, उसको इंकरेज करती है, उसको हौसला अफजाई देती है, उसको एक इमेज देती है, उसको एक शिनाख्त देती है कि तुम सब कुछ कर सकते हो, मुझे पूरा यकीन है। उसको एक डायरेक्शन शो करती है जिससे उसको लगता है कि मैं वाकई डिफरेंट हूं। तो जब वो बच्चा अपने आप को डिफरेंट होने की आइडेंटिटी अडॉप्ट कर लेता है, तो वो उसी माहौल में से असर कबूल नहीं करता।
आपकी आवाज नहीं आ रही है। क्योंकि मैं बोल नहीं रहा। सॉरी। अच्छा, तो आपने जबरदस्त इसको एक्सप्लेन किया है। तो इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल जो है थोड़ा सा, वो ये है कि जो कहा जाता है कि हम अपनी आदतें बनाते हैं और फिर हमारी आदतें हमें कंट्रोल करती हैं। और जिस तरह से यानी एक सॉफ्टवेयर एक हार्डवेयर को चलाता है, तो वैसे हमारी हैबिट्स जो है वो हमें चला रही होती हैं। तो हम बहुत सारी जो हमारी आदत होती हैं या एडिक्शंस होती हैं, उनसे हम बहुत जान छुड़ाना चाह रहे होते हैं। लेकिन मतलब ऐसे होता नहीं है, जैसे सिगरेट पीना है या इस तरह की जो एडिक्शंस हैं, और इवन जो कुछ फोबियाज या इस तरह के फियर्स होते हैं वो भी। तो इसको एनएलपी कैसे एक्सप्लेन करती है, और प्लस इससे हम कैसे एनएलपी की हेल्प से, या जो आपका दूसरा एरिया ऑफ एक्सपर्टी है जो हिप्नोथेरेपी है, वो कैसे उसकी हेल्प से हम जो आदतें हैं उनको समझ सकते हैं, और फिर जो नेगेटिव हैबिट्स हैं उनको चेंज कैसे कर सकते हैं। अच्छा, ये जो आपका क्वेश्चन है, इस पे जाने से पहले मैं ब्रीफ करूंगा पिछली बात को दोबारा, क्योंकि मैं समझता हूँ वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो वालिदैन सुन रहे होते हैं। पहला जो मैंने कहा कि इन्वायरमेंट उस वक्त बदल जाता है जब घर में ही रवैया माँ बाप का दो उनके अपने बच्चों में डिफरेंट हो जाता है। और दूसरा मैंने कहा जब माँ या बाप या टीचर किसी बच्चे की शनाख्त कोई ऐसी दे देता है जो उसको उनमें से उठा देती है, उनमें से ऊपर ले जाती है। बाकी दूसरा जो आपका क्वेश्चन है हैबिट्स के मुतल्लिक, हैबिट्स कैसे बनती हैं, स्मोकिंग है या इन चीजों को हिप्नोसिस से कैसे डील किया जाता है, इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें वर्किंग ऑफ अवर सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड या सबकॉन्शियस माइंड जो उसको आप कह लें, उसको समझना जरूरी है। हमारी ये सारी चीजें जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, हमारी जो आइडेंटिटी है, हमारी जो शनाख्त बनती है, वो भी हमारे सबकॉन्शियस में बनती है। इसी तरीके से हमारी हैबिट्स जो होती हैं वो भी सबकॉन्शियस माइंड में ही पुख्ता होती हैं। और जिस तरह की हैबिट्स बन जाती हैं, फिर हम हैबिट्स के आगे मजबूर होते हैं, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड जो है उसकी पावर 90% है। और जो हम कॉन्शियसली सोच रहे होते हैं कि ये अच्छा है, ये हमें करना चाहिए, ये बुरा है, ये हमें नहीं करना चाहिए, वो कॉन्शियस माइंड जो है उसकी पावर सिर्फ 10% है। अब 10% के साथ, 10% के साथ आप बड़े डिटरमिन्ड होते हैं कि मैं नहीं करूंगा, ये अच्छा काम नहीं है। लेकिन जैसे ही सबकॉन्शियस माइंड को वो ट्रिगर मिलता है, वो वजह मिलती है जिस वजह से वो आप बिहेवियर लेते हैं, तो आप मुझे ये बताएं 90% जीतेगा या 10%? 90%। 90%। तो सबकॉन्शियस माइंड जो है वो आपसे वो करवा लेता है जो आप नहीं करना चाहते कॉन्शियसली, और फिर आप कहते हैं कि मैं ये कैसे, मैंने ये कर दिया। तो सबसे पहली जो बात है कि हैबिट्स हमारी जो होती हैं, हमारे बिलीफ जो होते हैं, वो सबकॉन्शियस माइंड में होते हैं। और सबकॉन्शियस माइंड की एक लैंग्वेज होती है जिसको समझना बड़ा जरूरी है उसको प्रोग्रामिंग करने के लिए। अगर आप हैबिट्स को चेंज करना चाहते हैं, बिहेवियर्स को चेंज करना चाहते हैं, अपने बिलीव्स को चेंज करना चाहते हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड को समझना जरूरी है। क्योंकि हम कम्युनिकेट कर रहे हैं सिर्फ कॉन्शियस माइंड से। मेरी बातें, आपकी बातें सुन के कोई बंदा कहता है अल्लाह जी कल से मैं चेंज कर दूंगा अपनी रूटीन, तो क्या होता है, जल्दी वो वापस आ जाता है। तो जब, क्योंकि ये कॉन्शियस लेवल पे काम है, जब तक सबकॉन्शियस माइंड पे काम नहीं करेंगे, वहां पे जहां पे असल इश्यू है, जो रूट है, जब तक उस पे काम नहीं करेंगे, इट्स वेरी डिफिकल्ट दैट यू विल चेंज। तो उसके लिए पहली बात यह है कि आपको यह समझना जरूरी है कि ये सबकॉन्शियस माइंड की लैंग्वेज क्या है। इसको प्रोग्राम करने के लिए ये पहले प्रोग्राम हुआ है, लेकिन मसला ये है कि ये जो प्रोग्रामिंग है ये हमारे खिलाफ है, ये नेगेटिव प्रोग्रामिंग है, हमारी पसंद की नहीं है। हम इसको पॉजिटिवली प्रोग्राम करना चाहते हैं, इसको रीप्रोग्राम करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसकी लैंग्वेज को समझेंगे। लेकिन जैसे कंप्यूटर है ना, उसकी लैंग्वेज है। आप अगर कोई फाइल खोलना चाहते हैं, उसके ऊपर कर्सर लगा हुआ है, तो आप जब तक एंटर नहीं दबाएंगे या माउस से डबल क्लिक नहीं करेंगे, ओपन नहीं करेंगे, तो कंप्यूटर आपको, आप उसको कहते रहे खुल जा भाई खुल जा, खुदा के लिए खुल जा,
ये उसकी लैंग्वेज नहीं जिसमें आप बात कर रहे हैं। तो जब तक आप कंप्यूटर की लैंग्वेज में एंटर प्रेस नहीं करेंगे या माउस को डबल क्लिक नहीं करेंगे या ओपन करके नहीं खोलेंगे, उसकी जो प्रोसेस है उसका, उस वक्त तक आपको रिजल्ट, डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलने वाला। आप वेस्ट कर रहे हैं टाइम। बिल्कुल ऐसे ही हमें सबकॉन्शियस माइंड की लैंग्वेज को समझना है। जब हम उसको समझेंगे फिर ही हम इस काबिल होंगे कि हम उसको रीप्रोग्राम कर सकें, अपनी पसंद की हैबिट्स उसमें डाल सकें। यहां तक आपको समझ आ रही है? जी जी। तो ठीक है, सबकॉन्शियस माइंड जो है उसकी एक अपनी लैंग्वेज होती है और उस लैंग्वेज में ही उससे बात की जा सकती है। तो वो लैंग्वेज कोई इमेजेस की होती है, अफर्मेशंस की होती है, या कोई मखसूस ऐसा टाइम होता है कि जिसमें हम कुछ अल्फाज कहें तो वो उसमें असर करते हैं? इस पे आप थोड़ा सा समझाएं। जी बिल्कुल, बिल्कुल आप सही समझ जा रहे हैं। पहली बात यह है कि सबकॉन्शियस माइंड जो है वो रिकॉर्डिंग कर रहा होता है एक एक चीज की, वो हमारी सर्वाइवल पे काम कर रहा होता है। मिसाल के तौर पे आप किसी को देखें, अगर वो 5 ईयर ओल्ड था, 6 ईयर ओल्ड था और उसको बैड एक्सपीरियंस हुआ, किसी डॉग ने, किसी कुत्ते ने उसको भौंका और उसको उसको फॉलो किया, तो वो 5 ईयर या 6 ईयर वाले बच्चे के लिए वो एक जिंदगी मौत का मसला था, लाइफ थ्रेट थी। वो डॉग जो फॉलो कर रहा था, बार्क कर रहा था, वो उसको नहीं पता था, उसके लिए वो लाइफ थ्रेट थी। तो सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है, वो रिकॉर्डिंग कर रहा होता है। हमारी जितनी जिंदगी है इसकी सारी वीडियोस उसके अंदर रिकॉर्डिंग है। कुछ चीजों को वो इंपॉर्टेंट समझता है और कुछ को अनइम्पोर्टेंट। तो जो इंपॉर्टेंट होती हैं उनको उनको वो रेफरेंस के लिए इस्तेमाल करता है। अब जब तक हम उस प्रोग्रामिंग को चेंज नहीं करेंगे, वो वापस हमें वो हमारे सर्वाइवल के लिए हमें बताता रहेगा। अब जैसे अगर वो बंदा 30 का है, 40 का है, 50 का है और वो कहीं से एक डॉग की आवाज सुनता है जोर से भौंकने की, तो क्या होगा? उसकी वही फीलिंग आ जाएगी जो वो 5 ईयर 6 ईयर का था, और वो बेबसी फील कर रहा था, वो खौफ फील कर रहा था, वो स्ट्रेस, वो खौफ, वो सारी फीलिंग्स, मोस्ट ऑफ द फीलिंग वापस आ जाएंगी उसको सरवाइव करवाने के लिए कि यहां पे बहुत खतरा है। इवन दो वो जानता है कि ये डॉग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं इससे लड़ सकता हूं। कॉन्शियसली वो समझता है कि मैं इसको किक मार के भी भगा सकता हूं, बट 90% इज पावरफुल। इसी तरीके से क्लास 5 थी, 4 थी, 6 थी, एनी क्लास यू टेक स्कूल में, क्या हुआ? बार बार ऐसा होता आया या एक बार हुआ कि टीचर ने क्लास में आपको हाईलाइट किया, आपको क्लास के सामने आपकी इंसल्ट हुई, या आपके साथ वालों की क्लास के सामने इंसल्ट हुई। कई लोग जो है वो साथ वालों की इंसल्ट को भी पर्सनल उतना ही फील कर जाते हैं। तो ये जो एक्सपीरियंस होता है जब आपको टीचर इंसल्ट करता है क्लास में, इवन आप 2 ईयर थे, क्लास 2 में थे या 5 में थे या 8 में थे, ये एक बार हुआ या 4 बार हुआ, ये क्या हुआ? सबकॉन्शियस माइंड ने रिकॉर्डिंग बना ली। उसने आपकी सर्वाइवल पे वो काम करता है। उसने समझा कि इस तरह की जब भी सिचुएशन आएगी तो मैं ये फीलिंग नर्वसनेस की ऐसी तैयारी करूंगा कि यहां पे इंसल्ट होने वाली है, यहां पे मसला बहुत खराब होगा, तो भागो। वो ऐसी फीलिंग्स लेके आएगा, वो ऐसी कैफियत लेके आएगा कि बंदा वहां पे स्टे नहीं कर सकेगा, क्योंकि 90% का 10% से मुकाबला नहीं। अगरचे वो समझ रहा है आई एम वेल प्रिपेयर्ड, अगरचे वो समझ रहा है मैं बात कर सकता हूं, करूंगा, लेकिन 90% जो है उसकी प्रोग्रामिंग हुई है कि ये तुम्हारे लिए सर्वाइवल का मसला है, यहां से बचना है। तो जब वो स्टेज पे जाएगा, लोगों के सामने बात करने के लिए जाएगा, तो क्या होगा? 90% विन करेगा। तो ये है मेन प्रोग्रामिंग, मेन चीज जिस वजह से ये होता है। तो ये मैं उसके प्रोसेस को एक्सप्लेन कर रहा था कि वो करता कैसे है। इसी तरीके से बीमारियों का भी होता है, वो भी उसके मुख्तलिफ तरीके हैं, उस पर हमारा
अभी नहीं जाने का प्रोग्राम। आप जो पूछ रहे हैं कि इसको फिर कैसे, वो आपने टेक्निक्स का भी जिक्र किया, अफर्मेशन वगैरह का, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इसको प्रोग्राम करने के लिए इसकी जो लैंग्वेज है ना, ये बात करता है तस्वीरों में, वीडियोस में, ये बात करता है सिंबल्स में, इशारों में, सिंबल्स में, ये बात करता है फीलिंग्स में, ये बात करता है आपके दिमाग में बातें चला के। अच्छा, अब क्या होगा कि आप क्या करना चाह रहे हैं, नई प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं माइंड की, और हैबिट्स हैं पुरानी। तो उस सिलसिले में आप क्या करते हैं कि आप अपनी दिमाग में पहले आप, हिप्नोसिस क्या होता है, हिप्नोसिस कहते हैं नींद की तरह की कैफियत होती है, रिलैक्स स्टेट होती है। आप पुरस्कून होते हैं, आप अपने असाब को रिलैक्स करते हैं, आप पुरस्कून होते हैं, फिर माइंड को रिलैक्स करते हैं, उसके बाद आप माइंड में वो चीजें चलाते हैं जिस तरह की आप लाइफ में चाहते हैं कि आपको मिले। दिस इज कॉल्ड विजुअलाइजेशन। आप विजुअलाइजेशन करते हो जब, तो आप उसमें पिक्चर्स देखते हो कि फर्ज करें आप गुस्से से पेश आते हैं लोगों से, आप कोई और ऐसा बिहेवियर है जिसको आप चेंज करना चाहते हैं, तो आपका वो टारगेट बिहेवियर है, उसको आप देखते हो, अपने आप को देखते हो उस विजुअलाइजेशन में कि आप कैसे उस टारगेट बिहेवियर में आप अपने आप के साथ आप क्या सोच रहे हो, कैसे डिफरेंटली बिहेव कर रहे हो, वो आप पिक्चर जितनी क्लियर बनाएंगे, उसमें अंदर की फीलिंग डालेंगे, उतना ज्यादा पावरफुल मैसेज आपके सबकॉन्शियस माइंड को जा रहा होगा। अब इसमें थोड़ा सा गौर करने वाली बात यह है कि जो नेगेटिव प्रोग्रामिंग होती है उसको बड़ा अरसा हमने चलाया होता है, वो बड़ी देर से हमारे साथ होती है। तो जब आप नए न्यूरो पाथवेज बनाने होते हैं, नए सर्किट्स न्यूरॉन्स के डेवलप करने होते हैं, तो इट टेक्स टाइम। आप बार बार कोई ऐसा प्रोग्राम बनाएं कि आप दिन में 2 दफा 4 दफा रिलैक्स स्टेट में जाएं, और जिस तरह का बनना चाहते हैं उस तरह की पिक्चर्स को, उस तरह की वीडियोस को चलाएं माइंड में, और फीलिंग्स लें। जितना ज्यादा क्लैरिटी होगी उतनी पावरफुल आपकी विजुअलाइजेशन होगी। एनएलपी इसमें यह साथ ऐड करती है कि आपने अपनी सेंसेस को साथ जरूर जोड़ना है। मिसाल के तौर पे कि आपके अंदर की उसमें क्या फीलिंग्स है, आप क्या सुन रहे हैं उस वक्त, आप क्या देख रहे हैं, कौन से लोग आपके साथ हैं। यानी आप जो है वो अपनी विजुअल सेंस को, ऑडिटरी सेंस को, किनेस्थेटिक जो फीलिंग की सेंस है उसको, इनको सबको आपने विजुअलाइजेशन में यूज करना है और फीलिंग क्रिएट करनी है। इससे आपको आपका वो मैसेज जो है वो ज्यादा पावरफुली आपके सबकॉन्शियस माइंड की तरफ जाएगा, और जब वो लगातार जाता रहेगा तो उसमें ज्यादा चांसेस हैं इंप्रूवमेंट के। और 2 टाइम ऐसे हैं जब वो जो फ्रीक्वेंसी है जिसको हम अचीव करना चाहते हैं, हम आमतौर पे बीटा फ्रीक्वेंसी पे होते हैं। बीटा फ्रीक्वेंसी में हम चारों तरफ अवेयर होते हैं, हर तरफ से हमें सब कुछ पता हो रहा होता है। जब हम रिलैक्स स्टेट में जाते हैं तो हम अल्फा में चला जाते हैं। जब रिलैक्स में जाते हैं अल्फा, और अल्फा से भी नीचे जो है वो थीटा है। तो जब भी हम सोने के वक्त जाते हैं, सोने से आखिरी जो सोते वक्त जो आखिरी 5 मिनट होते हैं जब आप सोने के लिए जाते हैं, तो उन 5 मिनट में अगर आप जो चाहते हैं उसी तरह की पॉजिटिविटी ही दूसरे दिन जो देख रहे हैं, दूसरे दिन की वीडियो चलाए माइंड में कि कल जो होने लगा है वो ऐसे ऐसे होगा, उसमें खुद को देखें, क्लियर पिक्चर्स देखें, क्लियरली उसको फील करें कि ऐसे हो रहा है जैसे अभी हो रहा हो, रात को सोते वक्त और सुबह उठते ही। ये 2 अल्फा स्टेट्स हमारी आती हैं, रात को सोते वक्त, सोने से थोड़ी देर पहले, और सुबह जागते हुए। तो उस वक्त हम बगैर किसी की मदद के हम इन कैफियत में होते हैं, तो हम उस वक्त इस चीज को यूटिलाइज कर सकते हैं और हम अपने सबकॉन्शियस को प्रोग्राम कर सकते हैं जिस तरह की हैबिट्स
जिस तरह के बिहेवियर्स, जिस तरह का हम चाहते हैं, वो उसमें फीड कर कर। बहुत ज़बरदस्त आपने एक्सप्लेन किया। वही जो इसको अगर टर्मिनोलॉजी में जो ट्रांसलेट और एंकरिंग और इस तरह की जो सारी बातें, ये आपने इनडायरेक्टली यही बातें एक्सप्लेन की हैं बड़े सादा अल्फाज में। बड़ी बात समझ आई है मुझे, और ज़ाती तौर पे मैं इस पे जो अपनी रिसर्च है वो जारी रखूँगा। और एंड में मैं इस हवाले से 1-2 सवाल और भी करूँगा इसकी लर्निंग के हवाले से कि ये हम कैसे सीख सकते हैं। तो अभी थोड़ी-सी ये बात तो हो गई, तो थोड़ी-सी बात करते हैं मेडिटेशन के हवाले से। वो भी आपकी एक्सपर्टी है, मेडिटेशन कोच हैं आप। तो मेडिटेशन जो है, जो ओवरथिंकिंग होती है उसको कंट्रोल करना और अपने ख़्यालात को एक उसमें फ़ोकस करना, और ओवरऑल जो आपकी एक बैलेंस ग्रोथ है उसके लिए मेडिटेशन जो है कहते हैं ज़रूरी है। तो मेडिटेशन जो है ये मतलब इसमें जिस तरह आपने कहा कि वो जो ट्रांस स्टेट है या सबकॉन्शियस से बात करना है, उसमें 2 टाइम होते हैं, एक सोने वाला और एक सुबह वाला। तो मेडिटेशन को आप मतलब कैसे सजेस्ट करेंगे कि कैसे हम अपनी रूटीन में इसको किस टाइम में शामिल करें, और कितने टाइम की मेडिटेशन होनी चाहिए, और उसको कितना कंसिस्टेंटली करें तो फिर हमारी जो थॉट्स हैं ओवरथिंकिंग से हम बच सकते हैं और ओवरऑल एक बेहतर और पॉजिटिव ज़िंदगी गुज़ार सकते हैं। जी जी, मेडिटेशन है क्या, पहले हम ये समझेंगे। मेडिटेशन की कई किस्में हैं, मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ किस्म की मेडिटेशन करवाते हैं। मेन जो मकसद है उसको अगर समझ जाए तो आपको मेडिटेशन की समझ आ जाएगी। मेडिटेशन है एक कंट्रोल्ड थॉट, एक चीज पे माइंड को फोकस करवाना। उसमें आप माइंड को खाली कर सकते हैं, उसमें आप माइंड को उसके उसको किसी जगह पे फोकस कर सकते हैं। तो सबसे जो मेडिटेशन के बेहतरीन जो नतायज है उनमें यह है कि आपका माइंड जो है वो काम हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है, पुरसकून हो जाता है। जब माइंड पुरसकून होता है तो आपको पता है कि आजकल स्ट्रेस की लाइफ है, और स्ट्रेस की वजह से कितनी ज्यादा बीमारियां हैं। माइंड के काम होने की वजह से हम स्ट्रेस को रिलीव कर लेते हैं। खुशी ज्यादा मिलती है इस तरीके से जब हम मेडिटेट करते हैं। उसके बाद मेडिटेशन से हमारा फोकस बढ़ता है, और आपको पता है कि कामयाबी किसी भी चीज में फोकस से होती है। जितना ज्यादा कोई फोकस्ड होता है किसी काम में, जब वो कर रहा होता है, तो उतना ज्यादा उसका काम म्यारी बन जाता है। इसके अलावा मेडिटेशन से मेडिटेशन का सबसे बड़ा जो फायदा है, माइंड को साफ कर देती है एक दफा। मिसाल के तौर पे आप व्हाइट बोर्ड की मिसाल लें, तो व्हाइट बोर्ड के ऊपर अगर एक बंदा कुछ लिख के समझा जाए लोगों को, दूसरा भी आके वैसे लिखना शुरू कर दे, तीसरा भी लिखना शुरू कर दे, तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होने के चांसेस होते हैं, बल्कि होती है। तो जो माइंड है उसको साफ करना, उसको क्लियर करना मेडिटेशन से मुमकिन है। तो जब आप माइंड को क्लियर करते हैं, साफ करते हैं, तो आपकी जो क्रिएटिविटी है वो बढ़ती है, आपको आइडियाज ज्यादा आते हैं, अच्छे आते हैं। आपकी स्लीप जो है वो इंप्रूव होती है। सोने की, आपकी रात को सोते वक्त जब अब आप करते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपकी नींद का म्यार, आपकी नींद जो है वो सुकून में आती है, बेहतर हो जाती है, अगर आप रेगुलरली इसको करते रहे। बाकी बात यह है कि जो लगातार है ना, जैसे कोई बंदा कहे कि मैं जिम जाता हूं और मुझे पूरा हफ्ता हो गया जिम जाते हुए, रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो आपको पता है फिर टाइम तो लगता है। तो इन चीजों को सीखने के लिए, इनको जैसे आप मेडिटेट करना शुरू करेंगे तो आपको शायद वो जिस तरीके से मेडिटेशन करनी चाहिए उस तरह आपके माइंड कंट्रोल में ना आए, काबू में ना आए। कमिटमेंट तो हर काम में जरूरी है, फोकस हर काम में जरूरी है। आपने कमिटेड होके, फोकस होके आपने उस काम को करना होता है लगातार, फिर आपको रिजल्ट मिलते हैं। एक मेडिटेशन जो जिसको आप आसानी से हर जगह कर सकते हैं। आपने सवाल पूछा कि हम कितनी देर करें। अब ये जो मेडिटेशन मैं बता रहा हूं इसको आप 24 आवर्स कर सकते हैं, जब चाहे कर सकते हैं। ये माइंड की सबसे ज्यादा जो चीज है ना, वो पता क्या करता है, इमेजिनरी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। कई दफा तो होता है रियल प्रॉब्लम्स होती हैं, वो इमेजिनरी प्रॉब्लम्स क्रिएट करने का उसको हुनर आता है।
अब ये मेरा अजीज जा रहा है, इसके साथ ये ना हो जाए, वो हो जाएगा तो क्या करूंगा, कैसे करूंगा। ये सारी वो एक स्टोरीज क्रिएट करता रहता है, और फिर हम उस माइंड के जरिए उन स्टोरीज को अच्छे तरीके से एंड करने की कोशिश करवाते हैं। इसकी मिसाल जो है ना, द पावर ऑफ नाउ में एक हार्ट टोले ने बड़ी कमाल दी है। वो कहते हैं कि जैसे कोई चीफ है ना पुलिस का, उसने किसी इलाके में खराबी पैदा की हुई है, किसी इलाके में बगाड़ की वजह, वो पुलिस का चीफ है, और उसी पुलिस के चीफ को अपॉइंट किया जाए कि आप जाके वहां इन्वेस्टिगेशन करें। तो बिल्कुल माइंड जो इमेजिनरी प्रॉब्लम्स में हाथ डालने का आदि है, उसको उसके जरिए हम सॉल्व करवाने की कोशिश करते रहते हैं। तो मेन चीज ये है कि माइंड हमारे काबू में आ जाए। मेडिटेशन ये बताती है कि इसको फोकस करें एक जगह पे। मिसाल के तौर पे आप डेली रूटीन में जो काम करते हैं, आप मिसाल के तौर पे वॉक कर रहे हैं, वॉक करते हुए आपके पांव जैसे कदम उठ रहे हैं, जैसे आपका जिस्म हरकत कर रहा है, आप उस पे फोकस रखें। आप अपनी सांसों पे फोकस रख के मेडिटेट कर सकते हैं। जस्ट जैसे आप पहली दफा देख रहे हो कि सांस कैसे आ रही है, कैसे जा रही है, ब्रीद इन ब्रीद आउट। तो जब आप किसी एक चीज पे, मेन चीज क्या है कि माइंड वांडर ना करें। आप यहां पे बैठे हुए हैं, माइंड किसी और एक्टिविटी की तरफ गया हुआ है, इसका मतलब है आप ठीक तरह मेडिटेशन में नहीं है। जब आप जो काम कर रहे होते हैं, माइंड आपके साथ उसी काम में इन्वॉल्व होता है, दिस इज मेडिटेशन, दिस इज माइंडफुलनेस। अब माइंडफुलनेस। आप पेस्ट करने लगे हैं, तो आप पेस्ट कर रहे हैं और हजारों चीजें सोच रहे हैं। आप हाथ धो रहे हैं, आप हाथों को फील नहीं कर रहे, हाथों के हरकत को नोट नहीं कर रहे, हाथों के ऊपर पड़ता हुआ पानी फील नहीं कर रहे, आप वो जो सोप जब यूज कर रहे हैं उनके ऊपर आप उसको फील नहीं कर रहे। आपका माइंड इन चीजों को अवॉइड करके आपको वहां छोड़ के कहीं और। तो इसी चीज पे जो आप काम कर रहे हो, जो एक्टिविटी आपके, जो आपको गिवन है, जो आप जिसमें आप इन्वॉल्व हैं, उस पे माइंड को फोकस रखना, इधर उधर ना भटकने देना, दी बेस्ट मेडिटेशन है। और ये आपकी रियल लाइफ में आपके रिजल्ट्स को बहुत ज्यादा बढ़ा सकती है। बहुत ज़बरदस्त सर, माइंडफुलनेस और मेडिटेशन को आपने आपस में जोड़ते हुए बहुत ही ज़बरदस्त इसको एक्सप्लेन किया है। तो दो क्वेश्चन रह गए मेरे। एक क्वेश्चन तो ये है, चलें पहले यही कर लेता हूँ, जो हमारा टॉपिक था कि दायमी खुशी से तो जो दौलत है, इसका यही जो एनएलपी है, जो हिप्नोथेरेपी है प्लस जो मेडिटेशन है, इसको मिलाते हुए प्लस लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है, तो इनको मिलाते हुए इस पे आप थोड़ी-सी बात करें कि इसका क्या राज़ है, इन तीनों चीज़ों का? अच्छा, जैसे मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया कि माइंड जो अब रिकॉर्डिंग करता रहता है, वो जितनी रिकॉर्डिंग उसके पास है, वो जानता है आप क्या हो। आपके बिलीफ्स बिलीफ्स क्या है कि मैं इतना कुछ हासिल कर सकता हूं, मैं ये कुछ हूं, ये मेरी वर्थ है। दौलत बुरी चीज है, दौलत रिश्तेदारों से दूर करती है, दौलत से खून सफेद हो जाता है। जब ये बिलीफ्स ले रहे हैं आप, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इन सोचों को असल समझ रहा है। वो सोच जो गहरी होके आपके अंदर बैठ जाती है, वो सबकॉन्शियस में होती है, उसको बिलीफ्स कहते हैं। अब देखें, जब आप ये समझ रहे हैं कि दौलत जो है वो फसाद की जड़ है, उससे बंदा इनसिक्योर हो जाता है। डीप डाउन आप ये समझ रहे हैं, आपके अंदर ये सोच है सबकॉन्शियस माइंड में, और आप बार बार कोशिश कर रहे हैं कि मुझे बहुत ज्यादा पैसा मिले। कभी भी नहीं। सबकॉन्शियस माइंड अच्छी तरह जानता है कि कैसे आपको आपके इन सारी एफर्ट्स को साबोताज करना है, कैसे इनको खराब करना है, क्योंकि ये आपके लिए अच्छी नहीं है। जब आप डीप वर्क करते हैं, अपने बिलीफ्स पे काम करते हैं, पहले उनको करेक्ट करते हैं, उसके बाद ही चांसेस मिलते हैं कि आप पूरे कंग्रुएंटली, हम आहंगी के साथ, अंदर बाहर से
एक होकर उस चीज को फिर पाने के लिए जाते हैं। तो जब आपने फर्ज करो इस वक्त एक इंसान है, राइट नो उसकी क्या सोचें चलती हैं कि वो कितने जोगा है, क्या कुछ कर सकता है, उसके लिए ये चीज अच्छी नहीं है, ये चीज कभी हासिल नहीं कर पाएगा, ये सोचे हैं उसकी, ये बिलीफ्स हैं उसके। अच्छा, अब यही उसको एक्सपीरियंसेस मिलते रहे हैं पास्ट में। सबकॉन्शियस माइंड जो है वो इन्हीं को मिरर करके फ्यूचर बनाता है। फ्यूचर में जो आपको मिलेगा वो कुछ नया, कुछ मुख्तलिफ नहीं होने वाला। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो कुछ आपको मिलता रहा है वो आपने प्रोग्राम कर लिया माइंड को, आप नई इंफॉर्मेशन माइंड को दे ही नहीं रहे। जब आप नई इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे तो वो क्या करेगा, वो पास्ट के हिसाब से आपको लोगों से मिलवाएगा, जो जैसे पहले आपके साथ करते हैं वैसे करते रहेंगे। उसी हिसाब से आपकी हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप शेप करेगा अकॉर्डिंगली, मिरर करके। तो ये बहुत जरूरी है कि आप बिलीफ्स पे काम करें, सबकॉन्शियस माइंड को समझें और नई प्रोग्रामिंग करें। ओल्ड प्रोग्रामिंग को तोड़ें, उसको डिस्टॉर्ट करें, खराब करें, उसकी जगह पे नई प्रोग्रामिंग डालें। फिर ऐसा मुमकिन है जो आप नई पिक्चर देंगे, जो नई फीलिंग्स लेके आएंगे, नए हालात का टेस्ट माइंड को देने लगेंगे, तभी माइंड उनको मिरर करेगा। नहीं तो जिस तरह का पास्ट, थोड़ी बहुत तब्दीलियों के साथ, चेहरों के फर्क के साथ, उसी तरह का फ्यूचर बनने लगा। बहुत आला सर, बहुत ज़बरदस्त आपने बात की। वो जो दरिया को कूज़े में बंद करने वाली बात है, उस तरह से आपने बात की है। तो ये सारी डिस्कशन ही बहुत ही ज़बरदस्त है। इसको मैं पॉडकास्ट एंड होने के बाद दोबारा से इसको देखूँगा। तो जो लास्ट मेरा क्वेश्चन है वो ये है कि जो एनएलपी है या जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, लाइफ कोचिंग और मेडिटेशन, ये बाकी दुनिया में तो इसका बड़ा रुझान है, लेकिन पाकिस्तान में कोई इस तरह से ये प्रमोट फिलहाल नहीं हो रही है। तो स्पेशली अगर मैं एनएलपी की बात करूँ तो ज़ाती तौर पे मैं भी इसको बहुत सीखना चाहता हूँ, और कोई जो इसकी ऑफ़िशियल जो सर्टिफ़िकेशन है वो किस तरह से होती है। और इस जो सवाल है मेरा वो ये है कि पाकिस्तान में रहते हुए आप एनएलपी को आपके लेवल की, जिस तरह आपने एनएलपी समझी हुई है, सीखी हुई है, इसको कितने अरसे में और कैसे सीखा जा सकता है? जहां तक सर्टिफिकेशन का ताल्लुक है वो तो एक दिन में भी मिल जाता है। मेन चीज ये है कि आपके अंदर स्किल्स कब आएंगी। जब तक आप किसी चीज को, उसकी स्किल्स को उस लेवल पे नहीं ले जाते जिस लेवल पे रिक्वायर्ड है, सर्टिफिकेशन डजंट मैटर। बाकी इसको कैसे सीख सकते हैं, कितनी देर में सीख सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि किसी बंदे की बैकग्राउंड क्या है। एक साइकोलॉजी का बंदा जो है वो जरा जल्दी इन चीजों को सीख सकता है। एक माइंड साइंसेस में दिलचस्पी लेने वाला इंसान जो है वो इसको दूसरों से निस्बत जल्दी सीख सकता है। बाकी डिपेंड तो उसी मेहनत पे करेगा, उसी टाइम पे करेगा जो आप उसको सीखने में देंगे। तो मतलब पाकिस्तान में रह के इसको कैसे सीखा जाए? मतलब जिस तरह यूट्यूब आप देखें तो वहाँ बहुत ही मुख्तलिफ पार्ट्स में चीज़ें होती हैं। कोई बुक से या किस तरह से किसी के साथ कनेक्ट रह के, या क्या तरीका हो सकता है? अच्छा, अगर आप देखें ना तो YouTube पे बहुत ज्यादा वीडियोस हैं, हर किस्म के टीचर्स। स्पेशली अगर आप इंग्लिश जानते हैं तो आपके लिए बहुत सहूलत है। उर्दू जानने वालों के लिए उर्दू भी वो यूज करते हैं, इंग्लिश भी यूज करते हैं। सर कामरान सुल्तान साहब हैं कराची से, अब वो अमेरिका होते हैं। उनकी जो उनके कोर्सेज जो है वो बहुत म्यारी हैं हमारे सब कॉन्टिनेंट में, बल्कि हमारी लैंग्वेज में ही इज द बेस्ट। तो उनको आप, उनके कोर्सेज आप ले सकते हैं। बाकी डिपेंड यही करेगा, पहले आप बेस बनाएं, यूट्यूब से इधर उधर से चीजों को सीखें और फिर आप कोर्सेज की तरफ जाएंगे। स्किल को डेवलप करना मेन मकसद है, सर्टिफिकेशन से कुछ ज्यादा नहीं फर्क पड़ने लगता। ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया। तो एक चले लास्ट सवाल एक और पूछ यूडेमी लेते हैं। प्लेटफॉर्म है जिस पे बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है और सस्ते भी हैं। कहाँ पे?
यूडेमी, अच्छा। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन ये है, चलें ये हमारी जो 2 वीडियोज़ हैं इनको मैं इकट्ठा करके यूट्यूब पे वो कर लूँगा, और ये भी बहुत सारे लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी, बज़ाते खुद मेरे लिए भी। तो लास्ट क्वेश्चन ये है कि आपके ख्याल में जो कामयाबी है वो क्या होती है, और वो कैसे हासिल की जा सकती है? देखें, एनएलपी जो बताती है ना कामयाबी, वो ये फर्ज करें आप समझते हैं कि मेरे पास 1 लाख इनकम हो जाए तो मैं कामयाब होऊंगा, तो अगर 5,000 भी कम है तो आप कामयाब नहीं खुद को समझेंगे। एनएलपी ये बताती है कि आप अपनी वैल्यूज को फाइंड आउट करें, आपके लिए लाइफ में इंपॉर्टेंट क्या है, उनको आप इलिसिट करें, उनको निकालें, उनको आप उनकी हायरार्की देख बनाएं, और अपनी वैल्यूज जो टॉप वैल्यूज हैं, जब आप उनके मुताबिक लाइफ अपनी गुजारना शुरू करेंगे, आप सक्सेसफुल, पीसफुल, बेहतरीन लाइफ गुजार। बहुत ज़बरदस्त सर। तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने दोबारा जो है हमें टाइम दिया, और रियल सेंस में वाक़ई बहुत कुछ सीखने को मिला, और बल्कि बहुत सारी ऐसी थैंक यू जो माय बेसिक ब्रदर। वैल्यू है जिन पे थोड़ी हम इंशाल्लाह रिसर्च करेंगे आने वाले वक़्त में, और बहुत सारा कुछ हम सीखेंगे। तो आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह।